नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, स्कूल में दोस्तों में उठापटक हो जाती है, तो एक बच्चा रोता हुआ घर पे आता है, कहता है मम्मा मम्मा देखो उसने पड़ोसी वाले लड़के ने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत डांटा। ये सब हमारे आपके सबके घरों में हुआ होगा कि हमारे बच्चों में लड़ाई हो जाती है, तो जो कमज़ोर बच्चा होता है वो रोता हुआ आता है कि मम्मा मम्मा देखो उसने मुझे बहुत मारा। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने मुझे हिला दिया। वो महामानव जिसको बीजेपी महामानव कहती है, जिसके मारे अमेरिका रूस सब थर-थर काँपते हैं, कर्नाटक के चुनाव में वो किस तरह बिलक-बिलक के कह रहे हैं कि ये कांग्रेस है, ये मुझे 91 गाली दे चुकी है, ये मुझे दुखी कर रही है, ये मुझे परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री जी से इतने कमज़ोर चरित्र की उम्मीद तो हम नहीं करते थे। कर्नाटक ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने संप्रभुता का एक ट्वीट किया तो चुनाव आयोग में शिकायत हो गई। और चुनाव आयोग मतलब साहब का गुलाम। जो साहब ने कह दिया चुनाव आयोग को तो वो करना है, ये बात बिल्कुल जन चर्चा में है। चुनाव आयोग तो परंपरा के लिए है कि भाई देश में चुनाव आयोग नाम की भी प्राणी है, जिसमें गांधी जी के 3 बंदरों की तरह 3 लोग बैठे हैं। उन्हें आदेश तो सिर्फ साहब का मानना है। जो तुमको हो पसंद हम वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हालत क्यों हो गई। क्यों लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़े बड़े जीत की तरफ बढ़ रही है। इधर प्रधानमंत्री जी जय बजरंग बली कह रहे थे, उधर शिमला में नगर निगम का रिजल्ट निकला चुनाव का और बीजेपी साफ। तो क्या बजरंग बली भी नाराज हो गए हैं? तो आज के वीडियो में बात करूंगा कि कर्नाटक में हुआ क्या। कर्नाटक में 10 तारीख को मतदान किया जाएगा और मतदान के 3 दिन बाद यानी 13 मई को जनता के फैसले का पता चल जाएगा और कर्नाटक को एक सरकार मिल जाएगी। कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस, इनके बीच कड़ी टक्कर मानी जाती है। हालांकि मायावती जी भी जाके हुंकार भराती है और अखिलेश यादव भी चले जाते हैं। हालांकि इस बार जेडीएस की हालत उतनी बेहतर लग नहीं रही है जितने एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। यही वजह है कि इस बार लड़ाई सीधे सीधे सत्ताधारी दल भाजपा और कांग्रेस के बीच दिख रही है। दोनों पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी गई। एक और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत सरकार के कई बड़े मंत्री और भाजपा के नेताओं ने जोर शोर से प्रचार किया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के डिस्क्वालिफाइड सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई बड़े चेहरों को चुनाव प्रचार में उतार दिया। लेकिन फंसी हुई भाजपा है, उसकी भी काफी मुश्किलें नजर आ रही है। यही वजह है कि तमाम रैलियों और बनावटी भाषणों के बाद भी साहब ने इस बार पिछले चुनाव से कम रैलियां कर्नाटक में की। कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हो चुका है कि कर्नाटक में लाख नाटक करने के बावजूद सत्ता हाथ से फिसल गई। यही वजह है कि पूरे चुनाव प्रचार के वक्त भाजपा और साहब के पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं था जिसके दम पर वो जनता के बीच में जाकर उनसे अपने लिए वोटों की अपील कर सके। दूसरी ओर कांग्रेस का धुआंधार प्रचार, आक्रामक तेवर, इसने भाजपा के और पसीने छुटा दिए। प्रचार के अंत में भाजपा को जो मुद्दा मिला वो भी खुद कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात का मुद्दा बनाकर साहब ने कर्नाटक में एक बार फिर वो सब करना शुरू चाहा जो गुजरात के समय से वो करते आ रहे हैं, जिसके वो मास्टर रहे हैं। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर साहब और पूरी भाजपा ने चुनाव को धार्मिक मोड़ देना चाहा और इस मुद्दे के सहारे अपने हिंदुत्व की राजनीति को और भी धार देने की कोशिश की। हालांकि अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक में उन मुद्दों का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ क्षेत्रों में भाजपा का इसका फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन जैसी उम्मीद साहब ने की थी वैसा परिणाम मिलता हुआ दिख नहीं रहा।
इस चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ी बेचैनी की वजह रही मोदी मैजिक का कम होता असर। कर्नाटक में साहेब के लाख प्रयासों, लाख लफेबाजी और लाख नाटक के बावजूद वो असर दिखा नहीं जिसकी उम्मीद भाजपा साहेब से कर रही थी, क्योंकि बीजेपी को लगती थी साहेब का नाटक जहां शुरू हुआ वहां माहौल बन जाएगा। साहेब ने खुद को मिलने वाली गालियों की गिनती तक कर डाली, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही, हनुमान द्रोही, ना जाने क्या क्या बना दिया। लेकिन उनकी रैलियों और रोड शो में उस तरह की भीड़ को जुटाने में बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई। यही वजह है कि अब साहेब और भाजपा को एहसास होने लगा कि साहेब का यह मोदी मैजिक अब कम होने लगा है, क्षीण होने लगा है। यही वजह है कि तमाम हथगंडे अपनाने के बावजूद कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। लेकिन दरअसल ये परेशानी सिर्फ कर्नाटक तक के लिए नहीं है। कर्नाटक में साहेब की रैलियां और रोड शो में उनकी घटती लोकप्रियता और खाली कुर्सियों व सड़क का सूनापन कर्नाटक के अलावा 2024 के लिए बीजेपी की मुश्किल और वो चिंताएं बढ़ाने वाला है। क्योंकि साहेब के जादू के फेल होने का मतलब है कि 24 के चुनाव में भाजपा की सत्ता से विदाई। क्योंकि भाजपा के पास ना तो कोई काम है और ना ही कोई वाजिब मुद्दे हैं जिनके दम पर वो जनता के बीच में जाए और लोगों से वोटों की अपील करे। क्योंकि सिर्फ राम मंदिर और हिंदुत्व का सहारा पूरे देश में सत्ता हासिल नहीं करा सकता। हाँ, अगर ईश्वर ना करे कोई पुलवामा जैसी घटना होती है तो अब तो वो भी साहब के गले की फांस बन जाएगी। क्योंकि इस बार लोग पहले से ही कहने लगे हैं कि भाई चुनाव के लिए लोग कुछ भी करा सकते हैं। मैंने सतपाल मलिक का इंटरव्यू किया तो वो कह रहे थे ये तो चुनाव के लिए लाशों की कोई गिनती नहीं हो सकती है, इतनी इतनी लाशें बिछ सकती हैं। इसलिए मुमकिन है कि साहब इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसे में कर्नाटक जैसा हाल अगर गलती हो गई तो भाजपा का 2024 में भी हो सकता है। इसलिए भाजपा के साथ सिर्फ और सिर्फ साहेब और मोदी मैजिक ही लोगों को रिझाने का एकमात्र जरिया है। लेकिन कर्नाटक को देखकर जो लग रहा है अगर 24 में भी ये हाल रहा तो निश्चित है कि साहेब का सिंहासन 24 में डोल रहा है। खाली कुर्सियों और सूनी सड़कों को देखकर कहीं ना कहीं साहेब और भाजपा भी इस बात को जान गए हैं, तभी पार्टी में परेशानियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि कर्नाटक में तो भाजपा के लिए शुरू से परिस्थितियां काफी कमजोर रही हैं। 40% कमीशन का धब्बा और भ्रष्टाचार की लत प्रदेश में भाजपा सरकार के लिए शुरू से ही परेशानी की वजह रही है। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान प्रदेश की बॉम्बई सरकार पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के निरे आरोप लगते रहे। बेलगावी में एक भाजपा के ठेकेदार, उसने भाजपा के मंत्री पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाकर खुदकशी कर ली। ठेकेदारों ने खून से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उसके बाद भाजपा की कर्नाटक सरकार पूरे प्रदेश और देश में 40% कमीशन वाली सरकार के नाम से मशहूर हो गई। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नतीजा ये हुआ कि मंत्री ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार बुरी तरह घिर गई। इसी का नतीजा रहा कि इस चुनाव में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी तमाम नेताओं ने हर मंच से 40% कमीशन वाली सरकार बोलकर भाजपा पर तीखा तंज कसा। यहां तक कि चुनाव से पहले पूरे कर्नाटक में पे सीएम के पोस्टर भी लगाए गए। जैसे पेटीएम है ना, तो उसकी जगह पे सीएम ऐसे पोस्टर लगा दिए गए। इतना नहीं, चुनाव के आधिकारिक ऐलान के ठीक पहले भाजपा विधायक का 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके बेटे का, भाजपा विधायक के बेटे का 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ जाना। उसके बाद विधायक के घर से 6 करोड़ और बेटे के कार्यालय से लगभग 2 करोड़ का कैश मिलना भाजपा के लिए और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी करेगा। इसके अलावा भी भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगते रहे तो पूरी पार्टी के लिए मुसीबत बन गए। इन सब मुद्दों पर भाजपा पूरे चुनाव में घिरी रही और कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल गई। उसके बाद चुनाव के वक्त प्रत्याशियों के ऐलान के बाद पार्टी में बगावत के स्वर इस
कदर उठे कि साहेब की लाख कोशिशों के बावजूद वो उसे रोक नहीं सके और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम से लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने चुनाव के वक्त नाता तोड़कर कांग्रेस या अन्य दलों का दामन थाम लिया। चुनाव के वक्त कई बड़े नेताओं की नाराजगी, उनका पलायन भाजपा के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन गया। चुनाव के अंत में भाजपा को जो कुछ उम्मीद थी वो साहेब से थी, लेकिन घटता मोदी मैजिक और गिरती मोदी लहर ने पार्टी की इन उम्मीदों को भी तोड़ दिया। साहेब की रैलियों में ना तो भीड़ दिख रही और ना कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले वो आवाजें सुनाई दी जो मोदी मोदी चिल्लाती रहती। इसके चलते साहब ने अंत में रैलियों को छोड़कर जब रोड शो का रुख किया तो सूनी सड़कों ने यहां भी पार्टी और साहब का दिल तोड़ दिया और ये अंदेशा दे दिया कि कर्नाटक तो जा रहा है, लेकिन 24 में भी साहब का ग्राफ लगातार गिर रहा है, जो पार्टी के लिए चिंता की बात है। कर्नाटक में अंत में भाजपा को मुद्दे मिले वो खुद कांग्रेस ने दिए। पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को पीएम मोदी से जोड़कर पूरी भाजपा ने इसका लाभ उठाना चाहा। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं हुआ। बाद में साहब ने भी अपनी रैलियों में खुद को गालियां देने का रोना रोया, खुद को मिली गालियों की गिनती रोज बताते रहे, लेकिन लोगों पर इस बार साहब की बातों का उतना असर नहीं दिखा। अंत में साहब ने अपना असली रंग दिखाते हुए धार्मिक भावनाओं से खेलना शुरू कर दिया। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर हर जगह भाजपा हिंदुत्व की राजनीति को चमकाने की कोशिश करते रहे। कांग्रेस को हिंदू विरोधी, हनुमान विरोधी बताकर लोगों को बहकाने की लाख कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस द्वारा इसका काउंटर भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया। अब इसका कितना असर होगा ये 13 मई को चुनाव परिणाम के बाद दिखेगा, लेकिन मुद्दों का अभाव और भाजपा की बिगड़ती स्थिति को देखकर साहब ने प्रोपेगेंडा फिल्म केरल स्टोरी को भी कर्नाटक चुनाव में एंट्री करा दी। ममता बनर्जी ने कह दिया मेरे राज्य में नहीं चलेगी पिक्चर। अब कर्नाटक में केरल के दम पर वोट मांगना ये दिखाता है कि भाजपा के पास असल में कोई मुद्दा है ही नहीं, बस किसी भी तरह लोगों को बहकाकर धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर वोट लेना है। लेकिन इस बार कर्नाटक में साहब अपने हर पैतरे पर विफल होते जा रहे हैं और यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा के लिए मुसीबतें काफी बड़ी हैं। दूसरी ओर इस चुनाव में कांग्रेस ने काफी आक्रामक रणनीति अपनाई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पूरे चुनाव प्रचार में साहब पर भारी पड़ती दिखाई दी। उन्होंने साहब के हर हमले का जवाब उन्हीं की भाषा और अंदाज में दिया, फिर वो चाहे साहब का अपनी गालियों की गिनती गिनना हो या फिर कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का सपना देखना हो। प्रियंका गांधी ने साहब पर जमकर हमला बोला, जिनका साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था। यानी कर्नाटक में भाजपा हर मामले में चढ़ती दिख रही है और साहब का जादू गायब दिख रहा है। मुस्लिम आरक्षण और नंदनी अमूल विवाद, ये 2 मुद्दे भी ऐसे रहे जिन पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। भाजपा ने जहां लिंगायत और वोकलिंगा समुदाय को लुभाने के लिए मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 4% आरक्षण को लिंगायत और वोकलिंगा में बराबर बांट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने इसके जवाब में सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण को बहाल करने का वादा करके अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने वाला दांव चल दिया, जो कहीं ना कहीं भाजपा और जेडीएस दोनों के लिए झटका है। इसके अलावा कर्नाटक में भाजपा की ताकत हमेशा से लिंगायत समुदाय रहा है। लिंगायत समुदाय पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मजबूत पकड़ रहती है। यही वजह है कि यह समुदाय लंबे वक्त से भगवा दल की ओर झुका रहता है। इस बार भी लिंगायतों को लुभाने के लिए साहब येदियुरप्पा के सामने नतमस्तक हैं और भाजपा उनको आगे करके चुनाव में उतरी है, लेकिन येदियुरप्पा नाराज हैं, सब जानते हैं। कांग्रेस ने यहां भी भाजपा के लिए चिंताएं बढ़ा दी। उत्तर कर्नाटक के 2 लिंगायत मठ के असर वाले इलाकों में इस बार भगवा खेमे के लिए रहा आसान नहीं है। पिछली बार इन मठों ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की थी, लेकिन इस बार स्थितियां बदली हैं। इस बार भाजपा के कई शीर्ष नेता टिकट न मिल जाने के कारण पाला बदलकर कांग्रेस के खेमे में जा चुके हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी, नेहरू ओलेकर और एन.वाई. गोपाल कृष्णा प्रमुख हैं। इसलिए इस बार यहाँ भी बीजेपी के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। दरअसल उत्तरी कर्नाटक में कितूर कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक और कल्याण कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक से शामिल हैं।
इन दोनों क्षेत्र में राज्य के 13 जिले आते हैं, जिसमें 90 विधानसभा सीटें हैं। इस क्षेत्र को लिंगायतों का गढ़ माना जाता है। यहाँ फिलहाल भाजपा के पास 52 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 32 और जेडीएस के पास 6 सीटें हैं। लेकिन इस बार कई लिंगायत दिग्गज भगवा खेमा छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए हैं। ऐसे में इस गढ़ को बचाए रखने की लड़ाई बीजेपी के लिए निश्चित रूप से कठिन हो गई है। यानी कर्नाटक में भाजपा चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है। चुनाव प्रचार में धार्मिक भावनाएं, हिंदुत्व की राजनीति और साहेब का खुद फ्रंट फुट पर आकर गालियां गिनाना और केरला स्टोरीज को लाने के बावजूद भी बीजेपी की हालत कर्नाटक में रोज पतली होती जा रही है। ऊपर से पार्टी के लिए सबसे चिंता की बात यह कि साहेब का जो ग्राफ गिर रहा है वो कहीं 2024 में भी गुल ना खिला दे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी ना कर दे। क्योंकि अगर साहेब का मैजिक कम हुआ, मोदी मैजिक का असर कम हुआ, तो पार्टी की बैंड बजना तय है। परेशान है बीजेपी, क्योंकि मोदी मैजिक का असर कम होने का मतलब यह है कि 2024 में उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। भाजपा की 24 से सत्ता में विदाई हो जाएगी और कहीं ना कहीं साहेब की रैलियों में खाली कुर्सियां और सूनी सड़कों को देखकर साहेब और बीजेपी काफ़ी ज़्यादा चिंतित, परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब कर्नाटक में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, या 2018 की तरह से फिर से जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभाएगा, 13 मई को पता चलेगा। लेकिन जो माहौल है उसमें लग रहा है कि शायद कांग्रेस इस बार कर्नाटक में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसी राजनीति की खबरों को देखते रहे के लिए देखते रहिए 4 PM। यही चैनल है जो खुल के बेबाक तरीके से आपकी बात करेगा। हमारे कुछ अन्य राज्यों में चैनल है, 4 PM यूपी, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, उन्हें सब्सक्राइब करिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन फॉर्म है, ये हमारे मेंबर बनिए, हमें सहयोग करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।